नमस्कार मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा पढ़ने जा रहे हैं और संस्कृत भाषा का जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो भगवान गणेश जी का नाम लेकर करने जा रहे हैं। देखिएगा, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आइए मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके रीट में, आपके सेकंड ग्रेड में, आपके फर्स्ट ग्रेड में आपके संस्कृत भाषा जो आती है वो काम में आएंगी ज्यादातर। अब आपको पता है कि रीट का एग्जाम आने वाला है और ये जो वायरस चल रहा है इसके चलते चलते हम सभी संकट की स्थिति में हैं और घर बैठे हैं, सुरक्षित हैं। मुझे पता है आप सारे सुरक्षित हैं और सारे शिक्षित हैं, तो हमें शिक्षित रहना जरूरी है मित्रों। अभी मौका है घर बैठकर अच्छी तैयारी करने का, मेहनत करने का। तो मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ संस्कृत भाषा को लेकर और मैं सीकर में ही 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ संस्कृत और हिंदी विषय। तो इसी का फायदा आप भी इसीगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और घर बैठे अच्छे से स्टडी कीजिएगा। मित्रों, आज हम संस्कृत भाषा का टॉपिक लेके आ रहे हैं एक, और ये यूट्यूब पर आ रहा है संस्कृत भाषा का टॉपिक जिसका नाम है पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण विचार। अर्थात महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णः पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने बताए गए हैं। देखिएगा मित्रों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने वर्ण बताए हैं महर्षि पाणिनि ने। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका जवाब हमारे पास है कि कितने वर्ण बताए हैं महर्षि पाणिनि ने। तो इसका सीधा सीधा जवाब आता है भैया 63-64। कितने बताए हैं? 63-64 बताए हैं। आज हम इन 63-64 वर्णों के बारे में ही परिचर्चा करेंगे मित्रों कि ये 63-64 वर्ण क्या बताए हैं, कैसे बताए महर्षि पाणिनि ने, उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सारे मित्र अच्छे से पढ़ाई करिएगा और मुझे पता है मेरे विद्वान मित्र हैं जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अच्छी स्टडी करना चाहते हैं। आइएगा मित्र, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण कैसे हैं इनको देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे जीरो लेवल का टॉपिक जो संस्कृत भाषा का आता है, जो रीट लेवल में काम में आएगा। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वर्ण विचार है। वर्ण विचार जो टॉपिक आया है वो हमारे सामने 63-64 वर्णों को हम इसके माध्यम से क्लियर करेंगे। कैसे 63-64 वर्ण है? देखिएगा मित्रों, यहाँ वर्ण विचार को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। ये 2 भाग हैं आपके सामने। वर्ण विचार में 2 भाग आए। एक तो आया स्वराह। देखिएगा मित्रों, एक तो आया स्वराह और एक आया मित्र व्यंजनानी। कौन सी नानी? व्यंजनानी। देखिएगा मित्रों, व्यंजनानी कहने का उद्देश्य है कि फलम फले फलानि नपुंसकलिंग शब्द है तो बहुवचन है। वैसे ही व्यंजनम व्यंजने व्यंजनानि नपुंसकलिंग शब्द होने के कारण व्यंजनानि बहुवचन के रूप में काम में आया। स्वरा पुल्लिंग, स्वर है, स्वरौ स्वराः पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ स्वरा बहुवचन में आया। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। महर्षि पाणिनि ने स्वर और व्यंजन 2 भागों में वर्णों को बांट दिया। अब ये कंडीशन जो आई है वो आई है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार। माहेश्वरी सूत्र भी पढ़ेंगे, पर आज हम 63-64 वर्ण देख लेते हैं। अगला वीडियो जो होगा वो माहेश्वरी सूत्रों पर होगा। तो देखिएगा मित्रों, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग कौन कौन से हैं आओ इनके बारे में देखते हैं। ये 3 भाग आपके सामने निकल के आते हैं। ये 3 भाग में पहला भाग है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और जो तीसरा है मित्रों वो आया है प्लुत। 3 भाग है। यहां पर पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ध्यान रखिएगा मित्रों,
यहाँ पर ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः, तो ये तीन भाग आपके सामने निकल के आए। महर्षि पाणिनि ने जब स्वरों को तीन भागों में बांटा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो उन्होंने देखा, एक सूत्र लिखा अष्टाध्यायी में कि उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत। उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत कहने का तात्पर्य उनका क्या था कि भैया उषा काल के समय जब मुर्गा बोलता है तो उसकी जो अवधि का क्रम है, जो समयावधि है, वो कैसे लगती है। तो उन्होंने देखा कि मुर्गा बोलता है को रू कु, अर्थात मुर्गा जो बोलता है वो कुछ इस क्रम में बोलता है। वो सबसे पहले थोड़े कम समय में बोलता है, उसके बाद में थोड़ा अधिक समय लेता है, और उसके बाद में सबसे अधिक समय लेता है। उसी प्रकार से महर्षि पाणिनि ने इनको बांटा, बोला कि सबसे कम समय लगने वाला जो स्वर है वो होगा ह्रस्व, इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा उसमें, उसको हम कहेंगे दीर्घ, और सबसे ज्यादा समय लगेगा उसको हम कहेंगे प्लुत। तो ये तीन कंडीशन रखी महर्षि पाणिनि ने, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः। तो उसी सूत्र के आधार पर ये तीन बांटे गए। अब देखिएगा मित्रों, ह्रस्व कम समय लगेगा, तो इसलिए ह्रस्व को पाणिनि शिक्षा एक किताब चलती है महर्षि पाणिनि की, उसमें लिखा गया ह्रस्व स्वर को एकमात्रिक कहा गया है। ध्यान रखिएगा, एकमात्रिक स्वर आपसे पूछा जाए कि कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा एकमात्रिक स्वर कौन सा है, ह्रस्व। द्विमात्रिक अर्थात द्विमात्रिक जो स्वर कहा गया है वो स्वर कौन सा है आपके सामने, दीर्घ, जिसकी दो मात्राएं हैं। और त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक जो कहा गया है मित्र, वो ध्यान रखिएगा कौन सा है, प्लुत है, चूंकि इसकी तीन मात्राएं होती हैं। आइए मित्रों आगे चलते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर की अगर मैं चर्चा करूं तो अ, ई, ऊ है, री है और आपका ली है। ये पांच आपके सामने आए हैं ह्रस्व स्वर। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो मूल कंडीशन आई है वो सबसे पहले आई है अ, ई, ऊ, री, ली। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इन्हीं स्वरों को, इन्हीं पांच स्वरों को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, मूल स्वर, मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है, मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इनको मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इनको मूल स्वर भी कह सकते हैं और इनको ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं, इनको एकमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व का मतलब छोटा, इससे ज्यादा समय लेगा, इसका मतलब बड़ा। तो ए का बड़ा कौन होगा, आ। आगे देखिएगा, ई का दीर्घ कौन होगा, ये लो। ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ, ये लो। री का दीर्घ बड़ा री, ये देखिएगा मित्रों। यहां पर देखिएगा, ह्रस्व री का मतलब कोई गांठ नहीं और दीर्घ री का मतलब एक गांठ लगा देना। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये कंडीशन आपके सामने आई है कि आपके सामने एक गांठ लग जाए तो वो है आपके सामने दीर्घ, और गांठ न लगे इसका मतलब वो कौन सा माना जाएगा, ह्रस्व माना जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये कंडीशन आपके सामने यहाँ आती है। अगली चलते हैं। अब देखिएगा, जो दीर्घ वर्ण आए हैं वो मैं ये कह सकता हूं कि दीर्घ वर्ण आते हैं वो किसी न किसी से मिलकर बनते हैं। कैसे, ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ा ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, री प्लस री बराबर बड़ा री। तो हम कह सकते हैं कि ये मिलकर बनते हैं, और जो मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। चूंकि ली का कोई भी दीर्घ वर्ण नहीं होता, ध्यान रखिएगा मित्रों, ली में दीर्घ का अभाव होता है, ली वर्ण कभी भी दीर्घ नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, ये महर्षि पाणिनि हमें बताते हैं। तो देखिएगा मित्रों, ये मिलकर बने हैं और मिलकर बनने वाले दीर्घ कहलाते हैं। कुछ और भी बच गए जो मिलकर बने हैं, कौन कौन से, ए, आई, ओ और औ, ये भी मिलकर बनते हैं मित्रों। इनको मिलकर बनाने का कंडीशन क्या है, आओ इसको देखते हैं, ये मिलकर कैसे बनते हैं। देखिएगा मित्रों, ये मिलकर बनते कैसे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अ प्लस ई की, तो मिलकर बनेगा ए। अगर बात करूं अ प्लस ऊ की, तो मिलकर बनेगा ओ। अगर मैं बात करूं मित्र अ प्लस ई प्लस ए, तो मिलकर बनेगा आई। अगर बात करूं अ प्लस ऊ प्लस ओ, तो मिलकर बनेगा मित्रों औ। ये मिलकर बनेंगे आपके सामने, और जो मिलकर बनेंगे, ये जो मिलकर बन रहे हैं ये सारे के सारे, इन सारी कंडीशन को संयुक्त स्वर भी कहा गया है। ध्यान रखना मित्रों, संयुक्त स्वर, इनको संयुक्त स्वर भी कहा गया है। इसलिए इन
चारों को संयुक्त स्वर की कंडीशन भी दी जाती है, ध्यान रखिएगा मित्रों। इनको हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, इन चारों को हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त स्वर। इन हम चारों को संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। आगे देखिएगा मित्रों, यहाँ पर इसकी मात्राएं दो होती हैं, चूंकि ह्रस्व भी है और दीर्घ भी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, द्विमात्रिक कहा गया है। अब चलते हैं प्लुत, अर्थात दोनों से बड़ा, सबसे बड़ा। देखिएगा इसकी समयावधि कम है, इसकी इससे ज्यादा है और इसकी सबसे ज्यादा है। तो प्लुत सबसे ज्यादा अधिक समय लेता है बोलने में, इसका जो काल होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा चलता है, इसका इससे कम और इसका सबसे कम। तो प्रश्न एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, सबसे कम समय लगने वाला स्वर ह्रस्व होगा और सबसे अधिक समय लगने वाला स्वर कौन सा होगा, प्लुत होगा। देखिएगा मित्र, प्लुत स्वर कैसे होते हैं, जैसा भी दीर्घ वर्ण है, कोई भी दीर्घ वर्ण हो, देखिएगा ये सारे दीर्घ वर्ण लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ये देखिएगा, ये मैंने आपके सामने दीर्घ वर्ण लिख दिए। ये जितने भी दीर्घ वर्ण हैं, इनके पीछे मैं ऐसा चिन्ह लगा दूं, ऐसा चिन्ह लगा दूं, ये प्लुत का चिन्ह कहलाता है मित्रों। अगर ये चिन्ह लग जाए, ये चिन्ह लग जाए तो इसको हम प्लुत का चिन्ह कहते हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। ये चिन्ह लग जाए तो इसे हम प्लुत का चिन्ह कहते हैं। और चूंकि आपने देखा सर आपने लरी को क्यों लगा दिया, चूंकि मित्र यहाँ पर पाणिनि शिक्षा के अनुसार बताया गया है, प्लुत को लरी को प्लुत माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता, दोनों कंडीशन है। क्योंकि लरी दीर्घ तो होता नहीं, इसलिए दीर्घ वर्ण के पीछे ही प्लुत की कंडीशन बैठती है। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार पाणिनि ने लरी को प्लुत माना भी है और नहीं भी माना, इसी के कारण संख्याओं में थोड़ा सा बदलाव होता है। इसीलिए कितनी बनती है, 63-64 संख्या कुल मिलाकर बनती है। तो आइएगा मैं इनकी कंडीशन की बात कर लूं, इनकी संख्याओं की बात कर लूं, तो ह्रस्व जो है वो आपके सामने कितने निकल के आते हैं, 5। अगर मैं दीर्घ की बात करूं तो निकल के आते हैं 8, और अगर मैं प्लुत की बात करूं तो निकल के आते हैं 8 या 9। तो हमारे सामने स्वरों की संख्या अभी तक आई है 5, 8, 8 या 9। अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको समझा दूं थोड़ा सा, तो देखिएगा संख्याओं के प्रश्न एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, संख्याओं के प्रश्न एग्जामिनर बहुत बार पूछता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। संख्याओं के प्रश्न कैसे, इस देखिएगा स्वर है, तो स्वर में आप देखिएगा 5 तो है ह्रस्व, 8 है दीर्घ और 8 या 9 है प्लुत। तो इनकी टोटल संख्या काउंटिंग होती है 21 या 22, ध्यान रखिएगा मित्रों, 21 या 22। हाँ ध्यान रखिएगा मित्रों, 21 या 22 क्या है, स्वर है। अब आगे कंडीशन में चलते हैं तो आता है व्यंजनानी। तो व्यंजनानी को मित्रों दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है मित्र वर्गीय वर्णा, वर्गीय वर्णा। देखिएगा मित्र पहला भाग आया है व्यंजन का वर्गीय वर्णा, और दूसरा भाग जो है वो है अवर्गीय वर्णा, अवर्गीय वर्णा। ये दो भाग आए हैं व्यंजन के। एक तो है वर्गीय वर्णा जो वर्ग को अंकित करेगा, अवर्गीय वर्णा जो वर्ग को अंकित नहीं करेगा, जो वर्गीय नहीं है वो अवर्गीय है। तो वर्गीय वर्णों में लिखा गया मित्र कु, चू, टू, तू और पू। देखिएगा मित्रों कु, चू, टू, तू, पू सुना होगा आप लोगों ने, कु, चू, टू, तू, पू, अर्थात इनको ही उदित कहा गया है, उदित वर्णा। ध्यान रखिएगा मित्रों, इन्हीं को उदित वर्णों के नाम से संबोधित किया गया है, उदित वर्णा। उदित का मतलब है इनमें जो कु दिख रहा है उसकी इत संज्ञा हो जाना, तो उदित वर्णों के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, कु क्या होता है, कु का मतलब होता है क, ख, ग, घ और मित्रों ङ। इसका उच्चारण अड़ नहीं होता। संस्कृत व्याकरण में या हिंदी व्याकरण में कहीं पर भी अड़ वर्ण है ही नहीं, वर्ण विस्तार में ये ङ है, ध्यान रखिएगा, अड़ नहीं है, ये ङ है। इसका शुद्ध उच्चारण करें तो देखो एक शब्द है वांग्मय, इसको वाड्मय नहीं बोलते, वांग्मय बोलते, क्योंकि जो भी पंचम होगा उसका जो उच्चारण स्थल होगा वो नासिका होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, अपन जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। आगे देखिएगा चू का मतलब है च,
छ, ज, झ और य। देखिएगा टू का मतलब है ट, ठ, ड, ढ और ण। ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे देखूं तो टू का मतलब है त, थ, द, ध, न। पू का मतलब है प, फ, ब, भ और म। देखिएगा मित्रों, वर्गीय वर्णों में आपके सामने वर्गीय वर्ण आए जो इनकी कंडीशन है क, ख, ग, च, छ, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म। अर्थात उ, चू, टू, तु, को उदित वर्णों के नाम से संबोधित किए जाते हैं। इनकी टोटल संख्या हो जाती है 25। काउंटिंग कितनी होती है? 25 होती है। तो वर्गीय वर्णों में भी हमने देख लिया 25 वर्ण आए। अब देखते हैं अवर्गीय वर्ण। अवर्गीय वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग कौन कौन से मित्रों? आओ इनके बारे में हम देखते हैं। अवर्गीयों में सबसे पहला है अंतस्तः, अंतस्थः, और दूसरा है ऊष्माणः, ऊष्माणः। पहला है अंतस्थः और दूसरा है ऊष्माणः। देखिएगा मित्रों, हम अच्छी पढ़ाई करनी है, शिक्षा अच्छी लेनी है, हार नहीं माननी है। क्योंकि कहीं पर भी आप असफल हो गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप जिंदगी भर असफल रहेंगे। जीतना उतना ही जरूरी है, हमें लक्ष्य तक पहुंचना ही उतना जरूरी है। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की मित्रों कभी हार नहीं होती। आइएगा मित्रों, अंतस्था कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। ये व र ल। देखिएगा हिंदी का क्रम यरलव है। हिंदी के व्याकरणाचार्यों ने क्रम रखा है अपना, पर सही क्रम संस्कृत व्याकरण के अनुसार य व र ल होता है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ध्यान रखिएगा मित्रों, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तो जो माँ है, जो माँ कहती है उसी प्रकार से मानना चाहिए। तो य व र ल अंतस्थ का सही क्रम है। ध्यान रखिएगा। ऊष्माण्य कौन कौन से होते हैं? श, श, स और ह। ये ऊष्माण्य वर्ण आपके सामने आ चुके हैं। तो यह अंतस्थ भी है और ऊष्माण्य भी है। तो अंतस्थ की जो संख्या काउंटिंग है वो कितनी है? 4, और ऊष्माण्य की भी कितनी है? 4। तो अगर मैं व्यंजन की बात करूं, यहां पर स्वर की बात कर ली हमने 21-22। अगर व्यंजन की बात करो मित्र, तो व्यंजन की जो कंडीशन आती है वो आती है वर्गीय वर्ण है इनमें 25 और अवर्गीय वर्ण है 4 + 4, अर्थात अंतस्थ और ऊष्मीय। तो इनकी कंडीशन टोटल बन जाती है 33। और इनकी टोटल काउंटिंग अगर अभी करें तो अभी इसकी टोटल काउंटिंग कितनी आती है? 54 या 55। 54 या 55। अभी तक हम 54 या 55 वर्णों तक ही पहुंचे हैं और पहुंचना कहां तक है? 63-64 वर्णों तक पहुंचना है। तो देखिएगा मित्रों, वर्ण विचार है, स्वरा है, व्यंजनानी है। इनको हमने स्वरों को 3 भागों में, व्यंजन को 2 भागों में, अवर्गीय को अंतस्थ और ऊष्माण्य में बांटकर इस प्रकार से हम 54-55 तक पहुंच चुके हैं। आगे चलिएगा मित्रों, आगे हम चर्चा करते हैं कि आगे 63-64 तक कैसे पहुंचा जाए। संस्कृत भाषा पढ़ने में रुचि भी आती है, सबसे सरल भाषा बताई जाती है संस्कृत भाषा मित्रों। और संस्कृत भाषा को पढ़ोगे तो सर्वाधिक अंकदात्री भाषा भी है मित्रों। ध्यान रखिएगा मित्रों, रीट में आपके इतनी काम आएगी भाषा कि सर्वाधिक अंक दिलाकर जाएगी। देखते चलिएगा मित्र, ये जो संस्कृत भाषा है पूरी की पूरी हिंदी भाषा को कवर करती है। हिंदी भाषा का 90% कोर्स संस्कृत भाषा खुद ही करा देती है। तो संस्कृत को गौर से पढ़िएगा मित्रों। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें, इसका नाम है अयोगवाही। देखिएगा मित्रों, अयोगवाही, अयोगवाही वर्णः, अयोगवाही वर्णः। अयोगवाही वर्ण कौन से हैं? इनकी कंडीशन 4 बताइए। अयोगवाही का मतलब होता क्या है? अयोग का मतलब अ प्लस योग के योग से बना है। अ एक उपसर्ग का काम कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा मित्र, यहां पर अ जो स्थिति है, ए का मतलब न और योग का मतलब जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, जिसको जोड़ा नहीं जा सके।
देखिएगा मित्र, यहाँ पर अ शब्द के कारण नए तत्पुरुष समास माना जाएगा। इस शब्द में नए तत्पुरुष, देखिएगा नए तत्पुरुष समास कहां होता है, जहां ये तीन कंडीशन आपको पूर्व पद में मिल जाए, पहले मिल जाए, अ, अन या न, ये तीन कंडीशन आपको कहीं पर भी मिल जाए तो आप निश्चित तौर पर वहां पर नए तत्पुरुष समास मान सकते हैं और माना ही जाता है मित्रों। तो अयोग जिसको जोड़ा नहीं गया हो वो अयोगवाही है। सर क्या नहीं जोड़ा गया? जिनको वर्ण विचार में नहीं जोड़ा गया। किनको नहीं जोड़ा गया? इन चार को। कौन कौन से हैं चार? 1 2 3 और 4। ये चार कौन कौन से हैं? पहला है मित्र अनुस्वार, अनुस्वार। दूसरा है आपका विसर्ग और तीसरा है उद्धमानीय और चौथा है जीवा, जीवामूल्य। देखिएगा मित्रों, ये चार कंडीशन है, अनुस्वार, विसर्ग, उद्धमानीय, जीवामूल्य। अनुस्वार ये रहा अनुस्वार, विसर्ग ये रहा विसर्ग। चूंकि मित्रों ये जो अनुस्वार विसर्ग है वो कंडीशन होती है लौकिक की, लौकिक भाषा में इनका प्रयोग आया जाता है, ये हमने देख रखे हैं। चूंकि हम हिंदी भाषा पढ़ते थे तो हम जब स्वर बोलते थे अंत में हम बोलते थे अंग अह, तो अंग अह यही अयोगवाही वर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये न तो व्यंजन है और न ही स्वर है, चारों कंडीशन न व्यंजन है न स्वर है, तो ये लौकिक से लिए गए हैं। उद्धमानीय कंडीशन आपने पहली बार सुनी है, जीवामूल्य कंडीशन शायद पहली बार सुन रहे हो। उद्धमानीय कंडीशन क्या होती है कि अगर प फ से पहले, प या फ से पहले आपको ये चिन्ह देखने को मिले, ये चिन्ह है ये देखने को मिले, तो इस चिन्ह को हम कहते हैं अर्धविसर्ग। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस चिन्ह को कहा गया है अर्धविसर्ग। अगर ये अर्धविसर्ग देखने को मिले प फ से पहले तो ये एक वर्ण की स्थिति है जो किसको माना जाता है? उद्धमानीय वर्ण को माना जाता है। और जीवामूल्य की कंडीशन भी कुछ इस प्रकार से है कि क ख से पहले, क या ख से पहले आपको अर्धविसर्ग देखने को मिले तो वो कंडीशन होती है जीवामूल्य की। और ये जो दोनों कंडीशन है उद्धमानीय, जीवामूल्य, ये वेदों से ली गई है, इसलिए इसको वैदिक कंडीशन कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने जब वर्ण विस्तार बनाया पाणिनि शिक्षा के अनुसार तो लौकिक भी कंडीशन अप्लाई की और यहाँ पर वैदिक कंडीशन को भी शामिल किया। तो ये जो दोनों कंडीशन को मिलाकर उन्होंने ये संस्कृत भाषा में पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण विचार दिए हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसीलिए ये 4 अंक और जुड़ जाए इसमें अयोगवाही वर्ण, अयोगवाही, अयोगवाही और जुड़ जाए 4 तो इसकी कंडीशन कितनी हो जाती है टोटल अब तक? 58 59। ध्यान रखिएगा मित्रों, अब हम 58 59 तक पहुंच चुके हैं। 4 कंडीशन ये जोड़ दें, अनुस्वार, विसर्ग, उद्धमानीय, जीवामूल्य। एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है अयोगवाही वर्ण कविधा कितने हैं, तो आपको बताने हैं 4 हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, आगे चलते हैं। आगे कंडीशन क्या चलती है? हमें हमारा लक्ष्य अभी तक 63 64 है और अभी तक हम जहां तक पहुंचे हैं वो है 58 59। अगला जो पॉइंट उठा रहे हैं मित्र, देखिएगा अगले पॉइंट को। अगला जो पॉइंट है वो है यम वर्ण, यम वर्ण। अब यम वर्ण क्या कहते हैं मित्रों? यम वर्ण कितने हैं? यम वर्ण 4 है मित्रों। अयोगवाही की तरह यम वर्ण 4 है। यम वर्णों की जो कंडीशन बताई गई है वो वेदों से ली गई है, अर्थात वैदिक कंडीशन है। ये वैदिक कंडीशन है, लौकिक नहीं है। क्योंकि संस्कृत भाषा 2 भाषाओं में होती थी, एक वैदिक और एक लौकिक। जो लौकिक जो प्रचलित चलती थी, लोगों में चलती थी, और वैदिक जो वेदों में चलती थी। तो जो वैदिक सभ्यता होती थी वो कठिन होती थी, इसलिए वैदिक कंडीशन यम वर्णों की है। और ये आपको देखने को कभी कभी नहीं मिली होगी, कभी कभार देखी भी होगी कई मित्रों ने, तो ये यम वर्ण आज आपको देखने को मिलेंगे। इनकी स्थिति बताई गई है कुम, खुम, गुम और घुम। ये 4 कंडीशन है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसकी हकीकत ये है, कंडीशन ये है, पर हकीकत देखिएगा मित्रों वर्ण कैसे हैं? क, ख, ग, घ। वापिस क, ख, ग, घ। अगर मैं क से क तक चलूं, पहला वर्ण मिलेगा देखने को
दूसरा ख से ख तक चलूं, दूसरा वर्ण यम वर्ण देखने को मिलेगा। ग से ग तक चलूं, तीसरा वर्ण देखने को मिलेगा। और घ से घ तक चलूं तो चौथा यम वर्ण हमें देखने को मिलेगा मित्रों। तो देखिएगा पहला वर्ण कौन सा आया है, क और क। दूसरा आया है ख और ख। तीसरा आया है ग और ग। दोनों आधे हैं मित्रों, हलंत हैं, स्वर के बिना है। अगला है घ और घ। देखिएगा मित्रों ये चार है, क क पहला, ख ख दूसरा, ग ग तीसरा और घ घ चौथा। वेदों में महर्षि पाणिनि ने इनके उदाहरण भी दिए हैं। उदाहरण देखिएगा मित्रों, इसके लिए दिया है पहले के लिए पलिक्कनि, दूसरा दिया है चखन्नतु, तीसरा दिया है अग्नि और चौथा दिया है घनंतु। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये चार उदाहरण दिए हैं। पर इसमें एक कंडीशन अप्लाई और होती है, जब भी ये यम वर्ण मिलेंगे आपको, ये यम वर्ण हमेशा पंचम वर्ण से पहले ही मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, पंचम वर्ण से पहले ही मिलेंगे, अर्थात इन यम वर्णों के बाद में हमेशा पंचम वर्ण देखने को मिलेगा। देखिएगा कंडीशन, क के बाद में न पंचम है, ख के बाद में न पंचम है, ग के बाद में न पंचम है और घ के बाद में न पंचम है। तो ये कंडीशन यम वर्ण की कंडीशन है, पंचम वर्ण से जस्ट पहले ही मिलेंगे। जो डबल है वो क ख ग घ। ये जो कंडीशन है यम वर्ण की कहलाती है। ये चार है, वेदों से लिए गए हैं। अगर इनको और जोड़ दें, शामिल कर दें यहाँ पर, तो ये लो यम वर्ण, यम वर्णाः, ये चार और जोड़ दें, अप्लाई कर दें यहाँ पर, तो कंडीशन बन के आएगी 62-63। ध्यान रखिएगा मित्रों, अब हम 62-63 तक पहुंच चुके हैं। हम 62-63 तक पहुंच चुके हैं मित्रों। अब हमें केवल एक वर्ण की आवश्यकता है। अगर एक वर्ण मिल गया तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा आज का। एक वर्ण कौन सा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइएगा मित्रों, ये एक वर्ण कौन सा बचा है, देखिएगा मित्रों। महर्षि पाणिनि ने वेदों से बहुत कुछ लिया है, ये भी वेदों से ही लिया है। ये वर्ण जो आ रहा है वो आ रहा है दुष्पृष्ट। दुष्पृष्ट वर्ण है, ध्यान रखिएगा, दुष्पृष्ट वर्ण। दुष्पृष्ट का मतलब जो खराब वर्ण है, बिगड़ा वर्ण है, ये एक है। अर्थात किसका बिगड़ा वर्ण है, लय का बिगड़ा रूप। मैं इसको कह सकता हूं लय का बिगड़ा रूप। ध्यान रखिएगा मित्रों, लय का बिगड़ा रूप है कौन सा, ये दुष्पृष्ट वर्ण। ये है कैसा दिखता है, देखिएगा मित्रों, ये ळ, इसको हम ळ कहते हैं, ळ। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसको हम ळ कहते हैं, ळ। ये वेदों से लिया गया है, ये प्रचलित था ळ। जैसे आप राजस्थानी में बोलते हैं ळ, काल, काल पड़ गयो, तो काल ळ जो लिखते थे आप, ये ळ दुष्पृष्ट वर्ण है, वेदों में काम में लिया जाता था। और इसी को महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा के वर्णों में जोड़ा है। तो इस एक यम वर्ण, ये दुष्पृष्ट वर्ण को जोड़ दिया जाए, दुष्पृष्ट वर्ण को जोड़ दिया जाए तो कंडीशन हमारी संपूर्ण हो जाएगी। एक और जोड़ दें तो अब कंडीशन आ गई है 63 और 64। अर्थात हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं 63-64 वर्ण। देखिएगा मित्र, ये टॉपिक आपके लिए बहुत कामगार रहेगा, बहुत उद्देश्यपूर्ण रहेगा। यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है हर बार, और इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, याद करिएगा। और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे टॉपिक में सारे लेके आऊंगा, रोजाना वीडियो अपलोड होंगे और आपको अच्छी से तैयारी करनी। जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था में रहकर अच्छे से स्टडी कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। सभी मित्रों को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।